नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लुसेंट बुक के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज का हम लोग का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, यानी टॉपिक नंबर 4। और आज हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता का मतलब होता है, इसमें दो शब्द हैं, वैदिक और सभ्यता। वैदिक जो शब्द है या वेद शब्द से बना है और वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। और सभ्यता शब्द जो है यह मानव समाज के सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करता है। यानी कि सभ्यता में मानव समाज हर प्रत्येक क्षेत्र में एक विकसित अवस्था में होता है। यानी लेखन कला हो या नगरीकरण की स्थिति हो, व्यापार की स्थिति हो, स्थापत्य कला, उसके बाद कला शैली, उसके बाद स्मारक का निर्माण कला हो या कृषि की व्यवस्था हो, सारे व्यवस्थाओं में मानव समाज उन्नत स्थिति में होता है। तो सभ्यता इस उन्नति को इंगित करता है। तो चलिए आगे के फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। यानी कि वैदिक जो काल है 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे कि उसका जो स्टार्टिंग होता है 2400 ईसा पूर्व में और उसका विनाश यानी समाप्ति होता है 1700 ईसा पूर्व में। उसके बाद यहाँ एक सभ्यता है जो 1500 ईसा पूर्व के बाद शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व में समाप्त होता है। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए थे। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो भिन्न भिन्न अपना मत प्रकट करते हैं। किसी का कहना है कि तिब्बत से आए थे, कोई कहता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आया था, कोई मध्य एशिया को बताता है। तो इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है कि आर्य कहाँ से आए थे। लेकिन मैक्स मूलर का जो कथन है इसको थोड़ा ज़्यादा मान्यता मिल रहा है। इनका मानना है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था और मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। देखिए, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम से इन 5 भागों में बंटा था। कुल यानी परिवार, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। यानी सबसे प्रशासनिक इकाई का सबसे छोटा इकाई क्या है? कुल है। उसके बाद है ग्राम, ग्राम के ऊपर विष, विष के ऊपर जन और जन के ऊपर राष्ट्र। कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी। विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक जो होते थे राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में यानी राज्य के जितने भी अधिकारी होते थे, ठीक है, उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित जो वेद पाठ कराते थे, उसके बाद धर्म से विशेषज्ञ, धर्म के से संबंधित जितने भी पूजा पाठ आधारित यज्ञ कराते थे, तो उनका और सेनानी यानी सेना के जो प्रमुख थे उनका राज्याधिकारियों में सबसे प्रमुख स्थान होता था। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। उसके बाद है पूरब। देखिए, पूरब का मतलब होता है दुर्गपति। दुर्ग का मतलब होता है किला और पति का मतलब मालिक, ठीक है। तो यहाँ किला का एक प्रकार से कह सकते हैं रक्षक होता था पूरब। उसके बाद है अस्पश। अस्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, ठीक है। यह परीक्षाओं में पूछा गया है। यह शब्द दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो पूरब का मतलब दुर्गपति, अस्पश का मतलब जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर और वाजपति। वाजपति जो होता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर यानी गाय के चरने के लिए जो भूमि होता था उसका अधिकारी होता था वाजपति। उग्र का काम था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है जैसे दिशा और उसके राजा का नाम। जैसे पूर्व, पूर्व जो शब्द है उत्तर वैदिक शब्द इसका होता है प्राची,
यानी उत्तर वैदिक काल में इसको प्राची कहा जाता था और राजा का नाम सम्राट होता है। पश्चिम को प्रतीची कहा जाता था और पश्चिम के राजा को स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर को उदीची और उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था। मध्य के राजा को राजा और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। आगे है सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसको आज वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, जैसे राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर दोनों स्तर पर आप देख सकते हैं। राज्य स्तर पर विधान परिषद और विधानसभा है और केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा है। तो उसी प्रकार से उस समय सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो जैसा कि हम लोग एमपी और एमएलए चुन के भेजते हैं, तो ये लोग समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय समिति जो होता था वह समान जनता का प्रतिनिधित्व करता था और जो सभा होता था वह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। आज हम लोग सभा समिति के अनुसार देखें तो लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद और विधानसभा है। तो विधानसभा के जैसे अध्यक्ष को क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर यानी अध्यक्ष कहा जाता है और राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति कहा जाता है। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, यानी एक पॉजिटिव चीज़ है कि उस समय स्त्रियां भी सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कबीले कहने का मतलब कि उस समय के जो लोग होते हैं 10, 20, 30 ऐसे छोटे छोटे झुंड या समूह में रहते थे, तो उसे कबीलाई व्यवस्था कहा जाता था। तो युद्ध जब होता था एक कबीला से दूसरे कबीले के बीच, तो उसमें कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऐसा माना जाता है कि उस समय युद्ध जो होता था गायों के लिए ही होता था, गायों के लिए और गाय के चरने के लिए क्षेत्र जो होता था गोचर भूमि, उसके लिए युद्ध अधिकतर होता था। उसके बाद दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो उसी में 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी, जिसे हम लोग अभी रावी नदी के नाम से जानते हैं, उसी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। यानी एक तरफ सुदास था और दूसरे तरफ 10 राजा थे, तो उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। यहाँ पर दिया गया उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। देखिए ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में यह विभाजन बट गया है। जैसे ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण समाज है, इसका विभाजन व्यवसाय के आधार पर है, लेकिन आगे चलकर जब आप उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में यह विभाजन जन्म के आधार पर हो जाता है। तो व्यवसाय के आधार पर जब उस समय विभाजन था तो एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग होते थे। ठीक है, कोई शूद्र भी हो सकता है, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई वैश्य भी हो सकता है और कोई क्षत्रिय भी हो सकता है। ब्राह्मण का कार्य होता है पूजा पाठ कराना, वेद मंत्र यानी धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं उसको पढ़ना पढ़ाना, ये सब ब्राह्मण का काम करता था। पूजा पाठ से रिलेटेड, यज्ञ कांड से रिलेटेड काम। क्षत्रिय का काम है कि कोई भी युद्ध हो रहा है उसका नेतृत्व करना, युद्धों में भाग लेना, क्षत्रिय का काम है। वैश्य का काम कृषि, पशुपालन, व्यापार करना वैश्य का काम होता था। शूद्र का काम सबका सेवा करना होता था। तो यह उस समय व्यवसाय पर आधारित काम था, लेकिन आगे चलकर इसको उत्तर वैदिक काल में इसको जन्म के आधार पर कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई जन्म लिया तो वो जन्म से ही ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय के घर में जन्म से ही क्षत्रिय हुआ, वैश्य के घर में अगर पैदा लिया तो जन्म से ही वो वैश्य हो गया, शूद्र के घर में पैदा लिया तो जन्म से शूद्र हो गया। लेकिन यह व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर था। आगे है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 10वें वर्ण के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से यानी ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था, तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान कहने का मतलब है कि अगर परिवार है तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, कोई पुरुष ही कर रहा है यानी पिता कर रहा है। समाज का नेतृत्व कोई पुरुष कर रहा है, देश का नेतृत्व कोई पुरुष ही कर रहा है। तो आर्यों का समाज कैसा था,
पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछ सकता है कुलप क्या है, यानी यह पूछ सकता है कि परिवार या कुल के मुखिया को क्या कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। पॉजिटिव चीज़ में इसमें देख सकते हैं आप, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बहुत शानदार। देखिए, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। आगे है स्त्रियां, देखिए स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, पाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, यानी कि उस समय स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, पाला एवं विश्वास, ये बहुत ही विद्वान स्त्रियां हुई थी उस समय। और उसी में गार्गी थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। इसी समझ सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी समाज में। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, तो चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक हुए, योग के दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हुए, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वैदरायण हुए, वैशेषिक के प्रवर्तक कौन हुए तो कनाद हुए। ये परीक्षा में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। और जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। ठीक है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। जिस समय, आज के समय इसको देख सकते हैं, चट्टी बनियान से हम लोग तुलना कर सकते हैं, तो उस समय अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दूध क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कन्नाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महर्षि कन्नाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या शब्द से इंगित किया गया है, यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। इसे समझ सकते हैं गाय कितना पूजनीय पशु था। देखिए, यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में दिया गया है। जैसे क्रुभ, उसका आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। वितस्ता को हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं। अस्किनी को चिनाब कहते हैं। परुष्णी को रावी। उसके बाद शतुद्री सतलज, विपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृष्टति घग्घर, गोमती गोमल। उसके बाद है सुवस्तु को स्वात के नाम से जानते हैं। उसके बाद है आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, यानी लोहा की खोज इससे पहले नहीं हुई थी, आर्यों द्वारा लोहा की खोज हुई, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुए, यानी 800 BC में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हुआ। उसके बाद है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार के लिए दूर दूर कौन जाएगा? तो व्यापारी ही जाएगा, यानी व्यापारी को उस समय पनी के नाम से जाना जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि सिक्का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, सिक्के का प्रचलन नहीं था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक वस्तु से आप दूसरे वस्तु को खरीद या बेच सकते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनौट यानी सूदखोर कहा जाता था, यानी ब्याज खाने वाला। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ थी, यानी कहाँ बसे हुए थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। विष्णु के 3 पगों के बारे में आप लोग जानते होंगे।
जैसे कि विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि दान में लिया था, और 3 पग भूमि में उन्होंने आकाश, पाताल, धरती, उसके बाद भी अगर तीसरा पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि स्वयं अपने शरीर को ही नपवा लिए थे। तो इसके बारे में उत्तर वैदिक काल में इसके बारे में कल्पना किया गया था, इसका विकास हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जैसे कि हम लोग अभी देखे हैं कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय पर आधारित था, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आगे है ऋग्वैदिक कालीन देवता और उससे संबंध क्या क्या है। तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का देवता थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता के रूप में पूजे जाते थे। दौ आकाश का देवता थे, यानी सबसे प्राचीन देवता थे। सोम वनस्पति देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता थे। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे, और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। उसके बाद है मरुत आंधी तूफान के देवता थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क व शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। अभी हम लोगों ने ऋग वैदिक काल में पढ़ा कि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का समय था, यानी वस्तुओं से वस्तु का खरीद बिक्री होता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, निष्क और शतमान जैसी मुद्राओं का प्रचलन शुरू हो चुका था। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है, यानी सबसे पुराना है। देखिए, इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं, तो 25 हैं, और जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदा जय होती है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। उसके बाद है गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे पहले कोई भी मतलब घर का निर्माण पक्की ईंटों का नहीं हुआ था, यानी कच्ची ईंटों का घर बनता था। और उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कौशाम्बी में नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्यों की संख्या कितनी है, तो महाकाव्यों की संख्या 2 है, जिसमें महाभारत और रामायण है। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, जिससे नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपदों का उदय। देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष यानी पूरा भारत जो था 16 जनपदों में बंटा हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इस समय जैसे भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, तो उस समय इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि पूरे भारत को 16 राज्यों के रूप में बांटा गया था। 16 राज्य में 16 भागों में बंटा हुआ था। देखिए, जैसे महाजनपद कौन कौन है, तो अंग, और उसकी राजधानी कहाँ थी, और आधुनिक क्षेत्र उसका कहाँ कहाँ है उसके बारे में दिया गया है। तो अंग की राजधानी चंपा थी, और यह वर्तमान में भागलपुर मुंगेर वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो वर्तमान बिहार में है। मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसको राजगृह के नाम से हम लोग जानते हैं, पटना और गया वाला क्षेत्र में था, जो बिहार में है। काशी की राजधानी वाराणसी में थी। वाराणसी को हम लोग वर्तमान में बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था, और यह उत्तर प्रदेश में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, जो उत्तर प्रदेश में है।
वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला थी। देखिए वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वाले क्षेत्र में है, ये उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती में थी, और जो वर्तमान में मालवा यानी मध्य प्रदेश में है। आगे है मल की राजधानी कुशावती में थी, कुशावती जो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र काम्पिल में थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। उसके बाद चेदी की राजधानी शक्तिमती में थी, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर यानी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में। कंबोज की राजधानी हाटक थी, राजौरी एवं हजारा वाला क्षेत्र में। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में। और अस्मक की राजधानी पोटली यानी पोतन में थी। और यह वर्तमान में गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। कौन? अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। और गंधार की राजधानी तक्षशिला में थी। रावलपिंडी एवं पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।